महामारी की शुरुआत और मार्च के आखिरी हफ्ते से देश भर में लॉकडाउन होने की वजह से सामान्य जीवन प्रभावित है और लोगों की बड़ी संख्या इस मुश्किल से परेशान है कि समय कैसे गुजारा जाए। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सरकार के दूसरे नेताओं की तरफ से तुर्की में बने ऐतिहासिक ड्रामों को देखने के लिए कहा जा रहा है कि उनकी मदद से लोगों को अपने पूर्वजों और मुसलमानों के इतिहास से परिचय कराया जाए। और पाकिस्तान का सरकारी टीवी चैनल भी इसका भरपूर प्रचार कर रहा है, शायद इसी मकसद से। और वो लोग जो टीवी देखने से उकता गए हों या टीवी के शौकीन नहीं हों, तो उनके लिए कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट किया कि लॉकडाउन के मौसम में हमारे नौजवानों के पढ़ने के लिए एक लाजवाब सिलेक्शन। उन्होंने ट्वीट किया कि ये किताब उन ऐतिहासिक घटनाओं का बहुत ही सुंदर लेकिन संक्षिप्त संयोजन है जिन्होंने इस्लामी संस्कृति को अपने दौर की सबसे बड़ी सभ्यता की शक्ल दी और उन घटनाओं से पर्दा उठाती है जो उसके खत्म होने की वजह बनी। इमरान खान का ये ट्वीट था सन 2014 में प्रकाशित होने वाली किताब लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री, यानी इस्लाम का भूला हुआ इतिहास, जिसे अमरीकी शोधकर्ता फरास अल खतीब ने लिखा है। इमरान खान की ट्वीट के बाद काफी बड़ी संख्या में उनके फॉलोअर्स ने कहा कि वो ये किताब पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के लिए डिजिटल मामलों को देखने वाले डॉक्टर अरसलान खालिद ने तो किताब डाउनलोड करने का लिंक ही ट्वीट कर दिया कि जो लोग पढ़ना चाहें वो लोग फ्री में किताब डाउनलोड कर लें। बीबीसी ने जब डॉक्टर अरसलान से पूछा कि उन्होंने ये किताब खुद पढ़ी है तो उन्होंने बताया कि वो इसे पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन इस तरह से किताब को फ्री में डाउनलोड करना कहीं पायरेसी के कानूनों का उल्लंघन तो नहीं है? इस सवाल पर डॉक्टर अरसलान ने कहा कि वो लेखक के संपर्क में हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इस किताब में है क्या। बीबीसी ने जब 200 से भी कम पेज वाली इस किताब को पढ़ा तो एक बात जो साफ तौर पर नजर आई वो ये थी कि संक्षिप्त होने के बावजूद ये इस्लाम के 1400 सालों के इतिहास को समेटे हुए है। इसमें इस्लाम की शुरुआत, इसके सुनहरे दौर, विभिन्न रियासतों और बादशाहों की बुलंदी और फिर खत्म होने का हाल लिखा है। और साथ ही साथ मशहूर इस्लामिक स्कॉलर और रिसर्चर जैसे इब्ने खल्दून और इब्ने सिना का भी इसमें जिक्र है। किताब को आसान भाषा में लिखा गया है और इसमें जगह जगह पर हाशिए में कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई है जो कि किताब की केंद्रीय कथा शैली से हटकर है। लेकिन दूसरी बात जो इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत साफ तौर पर उभर कर सामने आती है वो ये है कि बहुत ही सादी, आसानी से समझ में आने वाली एक खास कथा शैली पर आधारित किताब है जो सिर्फ ऊपरी तौर पर जानकारी देती है और घटनाओं की असल वजह, पृष्ठभूमि और उसके विवरण के बारे में जिक्र नहीं करती है। इस किताब की एक और बड़ी कमजोरी ये नजर आई कि इसमें संदर्भ ग्रंथ के बारे में ज्यादा विवरण नहीं है और 2 से 3 पेज में सूची है जो कि अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए काफी नहीं है। ये किताब ऐतिहासिक क्रम के हिसाब से लिखी गई है जिसकी शुरुआत टापू की तरह दिखने वाले अरब में इस्लाम के आने से होती है और इसके बाद इस्लाम के पैगंबर, उनके बाद चारों खलीफाओं के जमाने के बारे में जिक्र किया गया है। किताब का अधिकतर यानी 3/4 भाग मुसलमानों की 3 बड़ी सल्तनतों पर आधारित है जिनमें उमैयद सल्तनत, अब्बासी सल्तनत और उस्मानिया सल्तनत शामिल हैं। इन 3 सल्तनतों के बारे में लिखते हुए फरास अल खतीब ने बताया है कि उनकी कामयाबी की वजह इस्लामी शरीयत पर सख्ती से अमल करना और पैगंबर की शिक्षा पर अमल करना था और उससे दूरी ही उनके खत्म होने की वजह बनी। चारों खलीफाओं के दौर के बाद मुआविया सल्तनत और उसके बाद उमैयद सल्तनत की स्थापना और अन्य अध्याय पढ़ने से एक पॉइंट साफ तौर पर नजर आता है कि इस किताब में सुन्नी विचार को प्राथमिकता देते हुए इतिहास लिखा गया है। कुछ एक जगहों जैसे 9वें अध्याय के शुरू में शिया मुसलमानों की रियासतों और उनके फौजी दौर के बारे में नकारात्मक धारणा के साथ लिखा गया है और उन्हें मंगोलों और ईसाई लड़ाइयों के साथ शामिल किया गया है जैसे उनकी वजह से मुसलमानों की सल्तनत का खात्मा हुआ है। फरास अल खतीब जो कि अमेरिका में हाई स्कूल में अध्यापक हैं कह चुके हैं कि उनकी किताब का मकसद गैर मुस्लिमों और कम उम्र के मुसलमानों को एक मुस्लिम पृष्ठभूमि के साथ इतिहास से परिचय कराना है और अगर इस तरह से देखा जाए तो ये किताब काफी फायदेमंद है क्योंकि पूर्वी संस्कृति के लिए किया गया पश्चिमी शोध जिसे ओरिएंटलिज्म भी कहा जाता है उसके प्रकाश में इस्लाम के बारे में निष्पक्ष चर्चा कम नजर आती है। इतिहास के प्रोफेसर स्टीव तिमारी फरास अल खतीब की किताब पर चर्चा करते हुए लिखते हैं कि मौजूदा स्थिति इतिहास का एक ऐसा दौर है जिसमें इस्लामोफोबिया यूरोप में बड़े पैमाने पर मौजूद है। तो ऐसे में अगर मुसलमान लेखक की तरफ से लिखी गई किताब जो इस्लाम का इतिहास बयान करे वो शायद समय की जरूरत है, खासतौर से अंग्रेजी भाषा बोलने और समझने वाले गैर मुस्लिमों के लिए।
इसी संदर्भ में शोधकर्ता और लेखक तमीम अंसारी ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इस्लामिक आइज में विश्लेषण करते हुए कहा है कि इस्लामी इतिहास को पश्चिमी नजर से देखना गलत है और इसे अंतिम शब्द नहीं समझना चाहिए। लेकिन फरास अल खतीब की इस किताब में नजर आता है कि वो एक मशहूर सुन्नी विचार के बिना आलोचनात्मक समीक्षा का प्रचार करती है, जो शायद गैर मुस्लिमों में भी स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन क्या ये पाकिस्तान के पाठकों के लिए सही है? दूसरी तरफ इस मुस्लिम सल्तनतों के बुलंदी पर पहुंचने और खत्म होने के बारे में जो लिखा गया है वो खुद ओरिएंटलिस्ट शैली में लिखा गया है, जिसमें पहले के दौर को हमेशा सकारात्मक अंदाज में पेश किया जाता है। इस हवाले से जब बीबीसी ने अमेरिका के फ्रैंकलिन एंड मार्शल कॉलेज में धार्मिक शिक्षा के एसोसिएट प्रोफेसर और हाल ही में पैगंबर इस्लाम पर लिखी गई किताब के लेखक शेर अली तरीन से बात की, तो उन्होंने सवाल उठाया कि विकास और पतन का पैमाना क्या है और इनका निर्धारण कौन करेगा। उनका कहना है कि उपमहाद्वीप के इतिहास में 18वीं और 19वीं सदी में एक तरफ आधुनिक उपनिवेशवाद था तो दूसरी तरफ हमारी वैज्ञानिक परंपरा में एक जबरदस्त विकास था। तो इस पर सवाल बनता है कि पतन की क्या परिभाषा अपनाएंगे और क्या सिर्फ राजनीतिक ताकत को ही विकास का पैमाना बनाएंगे? तो क्या इस किताब को पढ़ना चाहिए या नहीं? इस सवाल के दो अलग अलग जवाब हो सकते हैं। अगर प्रोफेसर स्टीव तिमारी की चर्चा देखें तो वो कहते हैं कि इस्लामोफोबिया के इस दौर में ये किताब इस्लाम के बारे में समझने के लिए बहुत अच्छी है और इसे इस्तेमाल करना चाहिए। मगर इसके साथ साथ ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि ये किताब इस्लाम के इतिहास को बहुत संक्षिप्त और एक खास नजरिए से पेश करती है, जो शायद पाकिस्तानी पाठकों के लिए इस्लाम के 1400 सालों के पेचीदा इतिहास को गहराई से समझने के लिए